अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है एडवोकेट स्वाले सोरठिया और मैंने क्या है आई डिड माई LLB, I did my ACCA, I did my PIFA, that is Pakistan Institute of Public Finance and Accountant. I did my Masters in Economics. Currently I am doing LLM. So this is all about me. I'm working as a principal of a college from the last 7 years. और आप ये समझ लें कि मैं कराची का कोई यंगेस्ट प्रिंसिपल हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और कितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ ACCA को, ICMA को, ऑलमोस्ट फ्रॉम द लास्ट 6 years, मोर देन 6 years। और क्या बताना है। हाँ, जो ICMA के जो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर कभी भी आज तक 100% रिज़ल्ट नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट, मतलब क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो वो 100 के 100 पास हुए हैं। हालांकि प्रोफेशनल में ये पॉसिबल नहीं है। और रिसेंटली मुझे जो है वो ICMA का लॉ का बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। और ICMA आपको पता है बहुत सारी उनकी ब्रांचेस हैं। तो दिस ऑल अबाउट मी। इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार यहाँ से गोल्ड मेडल आए, अल्लाह करे, या एटलीस्ट मैरिज सर्टिफिकेट आए हमारे पिछले बैच में से। तो ये सारी बातें हैं जो कि एक जर्नल सी डिस्कशन थी। हमारा सब्जेक्ट बिजनेस लॉ है, ठीक। और आपके पास पेपर्स रखे हैं जो कि पिछली अटेम्प्ट के हैं, जो कि अभी स्टूडेंट्स ने दिए हैं, आपने अभी देखने नहीं हैं क्योंकि आपको अभी समझ कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर हमने ये सब्जेक्ट देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। कितने लोग हैं जो इस बार कितने पेपर्स दे रहे हैं? आप अपना नाम, अपने पेपर्स। अच्छा देखें, अब बिजनेस लॉ के बारे में कुछ समझ लेते हैं, हमारी स्ट्रेटजी के बारे में कुछ सुन लेते हैं कि सर आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, आप क्या करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप काम करेंगे, कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट फेल हो जाता है, सर इसका रिज़ल्ट इतना बुरा क्यों आता है। सारी रीजंस अभी के अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, सुनते हैं। लेकिन जितनी बातें आप सुनेंगे ना, आपने एक कोशिश करनी है कि आप अपने सामने अपना रजिस्टर रखेंगे और रजिस्टर आपका प्रॉपर्ली एक नया तरीके का रजिस्टर होगा जिसमें आप कोशिश करेंगे हर बात लिखने की, ठीक है। मैं ज़रा आपको बता दूं कि सर बिजनेस लॉ का पेपर पैटर्न क्या है। बिजनेस लॉ टोटल वेटेज या मार्क्स 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स का पेपर है ये, जिसमें से आपके MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि होते हैं 15 मार्क्स के। सर 15 मार्क्स का मतलब कि 15 MCQs होंगे? नो, 15 मार्क्स का मतलब कि सर हो सकता है कि एक MCQ आपका 1 मार्क का भी हो, 1.5 मार्क्स का भी हो, और प्रीवियस बैच में एग्जामिनर ने 2 नंबर्स के भी MCQs पूछे हैं। तो इसका मतलब कि MCQs 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर का मूड कैसा है। तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे कि MCQs 1 से ज्यादा मार्क्स के भी हो सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास जो पेपर है रिमेनिंग 85 मार्क्स का, रिमेनिंग 85 का 5 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है, सिर्फ लिखने का पेपर है। सर क्या इसके अंदर कोई कैलकुलेशन है? नो कैलकुलेशन एट ऑल। लेकिन
हो सकता है कि कुछ आपसे कैलकुलेशन पूछ ली जाए। कहां पर? जहां पे एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इस बंदे ने गलत किया, इस बंदे ने गलत ठीक नहीं किया, तो सर इस बंदे के ऊपर कुछ फाइनेंशियल पेनल्टी लगनी चाहिए। वो फाइनेंशियल पेनल्टी कितनी लगनी चाहिए, माइट भी आपको कैलकुलेशन ये करनी पड़ जाए। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारे पास पेपर्स हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया। अच्छा, अब इसको ना एग्जामिनर ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है 85 मार्क्स को। ये समझना जरूरी है आपके लिए कि 85 मार्क्स को कितने हिस्सों में और कैसे डिवाइड किया गया है। नंबर 1, सर कुछ ऐसे सवालात हैं जिनको आप कहते हैं कि सर वो स्पेसिफिकली कॉपी पेस्ट आंसर्स होंगे इनके। कॉपी पेस्ट का मतलब पता है? रट्टेबाजी। स्ट्रेट अवे रट्टा पूछेगा आपसे, ये राइट्स बता दो, ये ड्यूटीज बता दो, ये टेस्ट बता दो, ये लिमिटेशंस बता दो। आप क्या करेंगे? जितनी दिमाग में चीजें होंगी वो जाके वहां पे छाप के आ जाएंगे। आपने कॉपी किया हुआ होगा एग्जाम से पहले, आप जाके क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो एक सवाल तो आपके इस तरह के होंगे। फिर मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस अटेम्प्ट में उसने क्या किया है। सर एक क्या होगा, आपको एक अंग्रेजी का इतना बड़ा सिनेरियो दिया हुआ होगा, इसमें लिखा हुआ होगा आबिद ने ये किया, हारिस ने ये किया, रिजवान ने ये किया, और ये तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं जिसमें से इसने धोखा दिया, इसने काम ठीक नहीं किया, इसने अपनी ड्यूटीज प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं की। इस तरह से ना आपको एक सिचुएशन दे देगा, इतनी बड़ी 4-5 लाइनों की। आप देखिए अंग्रेजी, आप हिल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। आप बोलेंगे इतनी अंग्रेजी यार एक साथ पढ़नी है। अब जैसे ही आप वो अंग्रेजी देखेंगे ना इतनी सारी, आप हिल जाएंगे, आप कहेंगे यार ये कोई मुश्किल क्वेश्चन होगा। अब इसमें 2 किस्म की चीजें होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपको लगता है कि यार ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको लगता है कि लॉजिकल है जबकि हकीकत में वो होते नहीं है। सीम्स लॉजिकल होते हैं, आपको दिखाया जा रहा होता है कि हम बहुत ही लॉजिकल बात करने जा रहे हैं जबकि हकीकत में ऐसी कोई लॉजिकल बात उसके अंदर होती ही नहीं है। सर ये कहां से पता लगता है मुझे कि ये लॉजिकल बात पूछना चाह रहे हैं या नहीं पूछना चाह रहा? इतना बड़ा पैराग्राफ तो लिख के दे दिया ना, अब मुझे कहां से पता लगेगा कि लॉजिकल बात है या इलॉजिकल है, या कोई लॉजिक लग ही नहीं रही? मुझे पता लगेगा उसकी रिक्वायरमेंट से। कहां से पता लगेगा? उसकी रिक्वायरमेंट से। उसकी रिक्वायरमेंट्स मुझे बताएंगी कि सर मैं लॉजिकल हूं या मैं सिर्फ लॉजिकल ऊपर दिख रहा था। अक्सर बेशतर लोग होते हैं ना, सिर्फ दिखाते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, होते नहीं है। अक्सर बेशतर लोग आपको बता रहे होते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, हकीकत में होते नहीं है। अक्सर वैसे लोग आपको क्या बता रहे होते हैं? मैं किसी से नहीं डरता, जबकि डरते हैं। क्या सुनो, तो इसका मतलब 2 किस्म की चीजें होंगी, तो हम इसको मजीद 2 चीजों में डिवाइड कर देते हैं। वन इज सीम्स लॉजिकल एंड द थर्ड वन इज लॉजिकल। अब एग्जामिनर अब तक क्या करता हुआ आया था उसके बारे में बात करते हैं। एग्जामिनर अब तक ये करता था कि ये जो क्वेश्चंस हैं जिसको मैं लॉजिकल कह रहा हूं, ये एक्चुअली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको सिनेरियो दिया हुआ होगा और उन सिनेरियो का आंसर आपको तरीके से उसके अंदर से लॉ एक्सट्रैक्ट करना होगा कि यहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, एप्लीकेबल क्या होगा। अब सर मुझे ये पता लग गया कि ये हमारे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। पिछले अटेम्प्ट्स में, जो प्रीवियस जो अटेम्प्ट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सवालात कहीं से पूछे जाते थे तो आप ये समझें कि 50% यहां से पूछा जाता था ऑलमोस्ट। लेकिन पिछली अटेम्प्ट में क्या किया? तकरीबन 20% यहां से पूछा गया, इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन से।
इसका मतलब एग्जामिनर का फोकस थोड़ा सा आउट हुआ है। एग्जामिनर अब पहले के मुकाबले में कुछ आसान पेपर बनाने की सोच रहा है। भाई ये चीजें देखकर जहां आपको सिनेरियो पढ़ के लॉ दिमाग में लाकर उसकी एप्लीकेशन करनी होगी, वो मुश्किल काम है या नहीं? मुश्किल काम है। लेकिन एग्जामिनर ने अब क्या किया, यहां से वेटेज कम कर दी। सर रटी रटाई चीजें अब पता है कितने नंबर की पूछी इसने? ऑलमोस्ट 30%, ऑलमोस्ट 30%। और ये कितना पूछा? कुछ कमोबेश 35%। आपको दिखा रहा है कि मैं आपसे बहुत ही खतरनाक सवाल पूछने जा रहा हूं। पूछ नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, आपको शो कर रहा है कि तुम डरो। अक्सर और बेशतर आप एग्जाम में जब बैठे होते ना, तो आप ये सवाल देखते हैं, आप कहते हैं यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है ना, इसका आंसर ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका आंसर ऐसा नहीं हो सकता, इसके आंसर में जानी तुम ही थे ना जिन्होंने 4 पेपर देने थे और मैं पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो फिर आ क्यों गए? तो क्लैश हो गया ना सर। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार ऐसे ही करना पड़ता है ना, लेट आने वालों को कौन खुशामद करता है? फिर जिंदगी में अर्ली क्वालिफाई करोगे तो लोग क्या करेंगे? शाबाशी देंगे। लेट क्वालिफाई करोगे तो लोग क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, अब तो तेरे बच्चों के क्वालिफाई करने की उम्र थी। नहीं नहीं मैं पहुंचा दूं, ये ले चल। मिल गए? अलग अलग? हाँ नहीं एक ही है, सब एक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अब जरा समझे, अब जरा बात सुनो। तो मैंने क्या कहा कि सर एग्जामिनर की प्रीवियस अप्रोच और एग्जामिनर की अभी की अप्रोच में हमने कुछ डिफरेंस देखा है। पहले एग्जामिनर बहुत लॉजिकल होने की कोशिश कर रहा था, अब वो सीम्स लॉजिकल होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखो तो पिछली अटेम्प्ट में कमोबेश 30 से 35 मार्क 32 मार्क उसने कॉपी पेस्ट के पूछे, 35 मार्क तकरीबन उसने लॉजिकल दिखाने की कोशिश की और तकरीबन 20 मार्क इसने लॉजिकली पूछे। ये एग्जामिनर ने एक्चुअली आपके साथ काम किया। तो अगर आप प्लस करें 30, 35, 65 और 20, 85 और 15, 100। तो आपको पता लगा एग्जामिनर ने क्या किया आपके साथ? पहले वो आपको यहां पे ज्यादा जोर दे रहा था, इस बार इसने आपके साथ गेम कर लिया, यहां पे ज्यादा जोर दिया। तो बच्चे को ये पता ही नहीं लगा कि पेपर आसान था। बच्चा कैसा बोला, नहीं आई कैप का पेपर है, इतना आसान नहीं हो सकता। तो मुश्किल करके लिखने की कोशिश कर रहा होगा, बोला नहीं मुश्किल तो होगी, कुछ तो होगी, तू टेक्निकलिटी नहीं पकड़ पा रहा है। आप फंस जा रहे। भाई जो चीज सिंपल है मेक इट सिंपल। सर ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, आप यकीन जाने सुबह 9 बजे पेपर था, 8 बजे मैंने एक एक बच्चे को सुबह कॉल किया है। कोई टेंशन ही नहीं है, पेपर तुमसे, और उनकी तैयारी इतनी अच्छी कि वो मुझे पेपर में जाने से पहले क्या कह रहे हैं, सर पास तो होना ही है, मेरिट कैसे आता है ये देखना है। तो रीजन बीइंग कि आपने जितनी मेहनत की और आपने जितनी मेहनत करवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता था मैंने कितनी मेहनत की, और मुझे ये पता था कि मैंने उनसे कितनी मेहनत करवाई। तो हमें ये बात पता लग गया कि सर पेपर अभी ये रख दो, पेपर रख दो, पेपर रख दो, अभी हम देखेंगे, इसको मिलकर देखेंगे इंशाल्लाह। तो हमें ये पता लग गया कि सर पेपर का एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी पिछली अटेम्प्ट की है आपकी, कि इसने इस तरीके से पूछा है। अब सर अब फर्ज कर लें 50% पेपर नेक्स्ट अटेम्प्ट में यहां से आता है, सर मैं तो फंस जाऊंगा।
नहीं, मैं आपको पास्ट पेपर का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो मैं आपको ना करवाऊं, कोई ऐसा सवाल है। सर पास्ट पेपर के अंदर मैंने क्या कहा, पहले क्या आता था, 50% ही आता था, तो भैया जब पास्ट पेपर पूरे करेंगे तो हमारी ये वाली तैयारी तो हो गई, फंसने का चांस ही खत्म, सिंपल हो गई। ठीक है। अब सर अगर यहां से सवाल आता है, जवाब कैसे देना है? कुछ हमारे मेथड्स हैं। क्या लिखा हुआ है? LED। सबसे पहले जब भी कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लॉ। यहां पे अप्लाई होने वाला लॉ कौन सा होना चाहिए इस सिनेरियो में। नहीं समझे? 3 पार्टनर्स हैं, ABC। मिस्टर सी ने थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड कर लिया। किसके नाम पर? ABC फर्म के नाम पर फ्रॉड कर लिया जाकर। अब वो तो भाग गया। थर्ड पार्टी सर A और B से पैसे ले सकती है या नहीं ले सकती? अभी आप कोई जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आपको इसका जवाब पता लग जाएगा। जैसे ही आपको वो जवाब पता होगा तो ये सर क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ बता देंगे कि यहां पर ये लॉ अप्लाई हो रहा है, यहां पे ये बात अप्लाई हो रही है। सर क्या मुझे सेक्शंस याद करने हैं या मुझे सेक्शंस याद नहीं करने हैं? आपने कभी देखा है लॉ के अंदर हर जगह पे ना सेक्शंस लिखे हुए होते हैं। दफा 301 हैं, सेक्शंस लिखे हुए होते ना, सेक्शन 15, सेक्शन 2, सेक्शन 8D, सेक्शन 5 हैं। ये जितने भी सेक्शंस हैं सर क्या मैं याद करूं? नहीं सर, मैं लॉ पढ़ रहा हूं तो मैं सेक्शंस याद नहीं करूंगा। आप लॉयर तो नहीं हो ना? नहीं ना? तो आपको लॉ इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि सर आप सेक्शंस याद करें। आपको लॉ क्यों पढ़ाया जाता है ये अभी डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि सर यहां पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। दूसरा, सर जो लॉ अप्लाई हो रहा है ना उसकी एक्सप्लेनेशन कंपैरिजन करके सिनेरियो से करूंगा। नहीं समझे? लॉ और सिनेरियो इन दोनों को मिला के मैं क्या कर रहा हूँगा, एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँगा कि ये कानून क्या कहता है और यहां पे सिनेरियो में क्या हो रहा है। इन दोनों को मिला के मैं क्या कर रहा हूँगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। कानून क्या कहता है मैंने बता दिया ना भैया, ये वाला कानून अप्लाई होना चाहिए, और उसने बताया सिनेरियो में ये मसला हो रहा है, तो मैं बताऊंगा सिनेरियो में ये मसला हो रहा है, ये वाला कानून अप्लाई कर दो, तो यहां पे ये चीजें अलाइंड हो जाएंगी। इसने ये किया, ये हो रहा है, ये किया, ये हो रहा है। सर पता लग गया एक्सप्लेनेशन क्या है। फिर है डी का मतलब डिसीजन। भैया आपने कानून बता दिया, आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, अब आप जज की तरह ये तो बताओ कि अगर आप होते जज आप क्या फैसला करते हैं। भाई कानून तो आपने बता दिया, चलो फैसला क्या करोगे। तो यहां पर आपको वकील भी होना है, जज भी होना है, और फिर एक जज आईकैप जो है वो ये देखेगा कि आप सही जज हो या नहीं हो, आपकी जजमेंट से स्ट्रांग है या नहीं है। गॉट माय पॉइंट? तो इसका मतलब डिसीजन, ये आपकी तीसरी चीज है। एग्जामिनर सर अक्सरों बेशतर हमें ये सवाल जो कि लॉजिकल क्वेश्चंस हैं ये 4 नंबर तक का भी पूछ लेता है, 4 मार्क्स का भी। तो सर उन 4 मार्क्स के लिए हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सर अगर मैं लॉ लिखूं, एक्सप्लेनेशन लिखूं और डिसीजन लिखूं तो कितने नंबर मिलने चाहिए मुझे? 3। भाई 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है तो कितने नंबर मुझे मिलने चाहिए? 3। सर मैंने एक तो लॉ बता दिया,
एक्सप्लेनेशन बता दिया, मैंने डिसीजन बता दिया, तो सर 3 नंबर मिलने चाहिए ना। तो सर मैं और एक काम क्या करूं, मैं बता दूं इशू क्या है। जब भी कभी कोई केस स्टडी आपको देगा ना, तो आपको अंदर ही अंदर एक इशू पता लग रहा होगा कि यार इशू क्या था। अभी मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, ए बी सी, सी पैसे खा के भाग गया, इशू क्या है, मसला क्या है, सी पैसे लेकर भाग गया, ये इशू है। इस इशू के ऊपर अब डिस्कशन करेंगे। सर डिस्कशन क्या बनी, कानून क्या कहता है, एक्सप्लेन करेंगे उस सिनेरियो से और अपना डिसीजन दे देंगे, बात खत्म। तो अगर ये 4 मार्क्स का है तो हम क्या करेंगे, ILED, क्या करेंगे, कम ऑन स्पीक इट आउट, ILED, what is I, what is L, what is E, what is D, decision। यस सर, अगर 3 नंबर का पूछेगा तो क्या बताऊंगा, लॉ एक्सप्लेनेशन डिसीजन। सर 2 नंबर का पूछेगा तो वेरी गुड, लॉ एंड डिसीजन, 2 अहम चीजें। अब एप्लीकेशन ऑफ कानून, लॉ क्या है और आपका डिसीजन क्या है, सिंपल। तो हर मार्क्स की वेटेज का सवाल एग्जामिनर आपसे पूछता है। अब सर अच्छा, हम सिर्फ बात एग्जाम पे कर रहे हैं, आज सिर्फ बात एग्जाम पे करनी है, ताकि हमें यह पता हो कि एग्जामिनर की अप्रोच है क्या, कौन से माइंडसेट से बैठता है ये। आपको पता है ये करता क्या है, ये आपको देता है 180 मिनट प्लस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। ये आपके पास टाइम होगा टोटल, जिसे हम कहते हैं 195 मिनट्स। 195 मिनट आपकी जिंदगी का स्टेटस बढ़ाने, चेंज करने के लिए 195 मिनट है ना। चेहरों पे सिर्फ आपकी खुशी नहीं आएगी, जितने लोग उम्मीदें करके बैठे हुए हैं ना, उन सबके चेहरों पे खुशी आने वाली है ये 195 मिनट में। सर मेंटली हमें किस चीज के लिए प्रिपेयर होके जाना है, क्वेश्चंस कितने आएंगे हमें यह पता होना चाहिए। हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस। छोड़ दो अभी इसको छोड़ दो, कुछ नहीं देखना। हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, 10। उन 10 में से एक होगा आपका MCQs, बाकी बचे 9। ये 9 में आपको लिखना ही लिखना है। MCQs 15 नंबर के। सर चॉइस कितनी है, 1 सवाल, 2 सवाल। अगर 10 सवाल हैं तो क्या 10 के 10 करने या 8 करने होंगे, ऐसा तो होना चाहिए ना। एक भी चॉइस नहीं है, नो चॉइस एट ऑल, नो चॉइस एट ऑल। सर इससे मुझे एक मैसेज मिल गया, मैसेज के एक्सट्रैक्ट कर लिया यहां से, नो सेलेक्टिव स्टडी, नो सेलेक्टिव स्टडी। सर इसका मतलब आप कुछ इंपॉर्टेंट बताओगे आखिर में, ये कर लो, नहीं पूछना भी नहीं। सर क्या आप कोई चीज चॉइस में क्या ये छोड़ देते हैं, क्या ऐसा कुछ करवाएंगे, नहीं। सर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, नहीं। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, फोकस्ड स्टडी करनी है। पास पेपर जब हम देखेंगे ना तो हमें अंदाजा हो जाएगा, एक चैप्टर से साला 30 सवाल पूछता है और एक चैप्टर से 5 सवाल पूछता है, तो आपको क्या पता लग रहा है कि एग्जामिनर का फोकस्ड क्या है, वो चैप्टर पढ़ना सब है, फोकस्ड होकर। यस और नो? अब सर ये जो 9 क्वेश्चंस आएंगे ना मेरे पास, सर इसके अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, ए बी सी, या खाली एक ही पार्ट होता है, ए सबका 1 2 3 4 5 6, सर खत्म। अगर ऐसा कर ले तो आई कैप थोड़ी होगा फिर, हाँ है ना। तो वो करता क्या है, वो आपके साथ करता यह है, आपको 20 to 25 पार्ट्स
इन 9 क्वेश्चंस में 20 से 25 पार्ट्स छुपे हुए होते हैं। सर इससे क्या मैसेज मिलता है? इससे आपके लिए मैसेज ये है कि सर आपने प्लानिंग करके जानी है कि आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे कैसे। सबसे मुश्किल काम इसमें क्या है? टाइम मैनेजमेंट। पेपर छोड़ना नहीं है। आता आपको सब होगा इंशाल्लाह, लेकिन पेपर छोड़ना नहीं है। तो इसका मतलब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी? प्लानिंग करने से। मैं आपको पहले से प्लान बताऊंगा कि आपने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फिर कौन सा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चंस का इंतजार कीजिएगा आंखें खोल के। वो जो 15 मिनट है ना, उसमें हम देख रहे होंगे मेरे मतलब का कौन सा है। उससे हम प्लानिंग करेंगे कि हम पहले क्या अटेम्प्ट करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा सर? मैं 3 के आगे जाके लिख लूंगा 1। पहले ये करेगा तेरा भाई। फिर 6 के आगे जाके मैं लिख लूंगा 2, फिर ये करेगा। 5 के आगे जाके मैं लिख लूंगा, फिर ये करेगा। मैं प्लानिंग पहले से कर ली होगी उस 15 मिनट के अंदर, तो मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ेगा क्या करूं क्या नहीं करूं, अब कौन सा सवाल अटेम्प्ट करूं। फिर से क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं है। क्या सुनो, कुछ एग्जामिनर की अप्रोच के बारे में पता लग रहा है आपको कि एग्जामिनर आपके साथ क्या करता है। सर ये पेपर है कैसा? ये पेपर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, या मॉडरेट लेवल का पेपर है? मैं ये कहता हूं कि ये पेपर मॉडरेट से थोड़ा ऊपर क्लास का है। डिफिकल्ट नहीं है, इजी तो बिल्कुल नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, मॉडरेट से कुछ ऊपर है। मॉडरेट से ये कुछ ऊपर है। सर इसका पासिंग रेशो क्या है इस सब्जेक्ट का? अब जितने भी कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट जो है ना, आप उनमें ज्यादा प्रैक्टिस करते होंगे या आप थ्योरी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देते होंगे? कैलकुलेशन वाले का, ठीक है। और क्यों? क्योंकि सर वो मुश्किल होते हैं, कैलकुलेशन वाले ज्यादा मुश्किल होते हैं, थ्योरी वाले कंपैरेटिवली आसान होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सर थ्योरी का पेपर आसान है, उसके बावजूद भी सर इसका पासिंग क्राइटेरिया कम है, और कैलकुलेशन के पेपर का पासिंग क्राइटेरिया ज्यादा है बहुत। वजह क्या समझ आती है? टाइम नहीं देते। फेलियर आपको खुद पता होता है कि सर हम टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से ये वाला पेपर रुकता है। जितना टाइम आप कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट को देते हैं, अगर इसका आधा टाइम भी आप दे दें, ये पेपर आपका निकल जाएगा। सर आपके साथ पढ़ने के लिए इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है बिजनेस लॉ का, मैं क्या करवाऊंगा आपको। हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने पास्ट पेपर्स हैं वो सब देखना स्टार्ट करेंगे आप साथ में। आपको घर पे कुछ भी नहीं देखना, सब मेरे साथ। एक चीज। दूसरी चीज, सर हर चैप्टर के एंड होने पर आपने एक काम करना है, आपने समरी बनानी है। खुद आप एक समरी बनाएंगे। सारी बातें जो कि आपके पास लिखी हुई हैं, हमने रजिस्टर्स में लिखी होंगी, हमने अपने नोट से रीड की होंगी, हमने पास्ट पेपर्स देखे होंगे, उसको सॉल्व किया होगा, उन सबको मिलाकर आप एक समराइज्ड चैप्टर को अपने पास लिख लेंगे कंसाइज वे में। सर वो आपने कब रीड करना है? 18 चैप्टर्स हैं, वो आपके पास 18 पेजेस होंगे। सर वो 18 पेजेस की मेरी एक फाइल होगी। पेपर की रात को मैं वो देखूंगा,
सुबह जब आपका कॉल आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा सर ये बताएं मेरिट कैसे आएगा। आप कॉन्फिडेंस सोचें कैसा होगा आपका। क्या आपने समरीज बनाई भी होंगी और वो समरीज आप अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हैं। बोल भाई मैं तुझे 15 मिनट में ना पूरा चैप्टर रिवाइज करवाता हूं, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, 2 घंटे दे भाई को, फिर देख। मेक इट सिंपल। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? जब मैं आपसे कहूंगा समरी बनानी है, 3 दिन बाद आपके पास होनी चाहिए। मैं आपसे कहूंगा ये पास्ट पेपर्स के सवालात आपने घर पर लिखने हैं तो लिखने हैं। मैं कोई डंडी नहीं मारूंगा और मैं उम्मीद करूंगा आप भी कोई डंडी नहीं मारेंगे। ऐसा ही है ना भाई। मैं कोई ऐसा पास्ट पेपर नहीं होगा जो मैं आपको ना दिखाऊं, क्लास में आपसे कुछ चीजें ना लिखवाऊं, लेकिन ऑफिस में आते सारी चीजें नहीं लिखवा सकते। या तो हम खाली सर हर चैप्टर के 2-2 सवाल खाली दिखाओ, बस उसी को लिखवाओ। या तो सर हर चैप्टर के जो 20 सवाल हैं 20 के 20 बताओ, हम खुद घर पे लिख लेंगे। तो आसान तरीका क्या है? ये वाला 2 सवाल दिखाऊं तो सर आपको 2 चीजें पता लगेंगी ना। 20 सवाल दिखाऊंगा तो एग्जामिनर की 20 सेशंस की अप्रोच आपको पता लग जाएगी कि एग्जामिनर है कैसा और एग्जामिनर क्या करना चाहता है। डन? समझ आ गई बातें? ओके। कोई सवाल पूछना चाहते हैं किसी चीज से रिलेटेड तो हम फिर ये पास्ट पेपर देखते हैं पिछली अटेम्प्ट का। एनी क्वेश्चन कि सर और कोई स्ट्रेटेजी और कोई चीज और कोई मेथड? सर जो हम समरी बनाएंगे वो अपनी वर्डिंग में या जिस तरह से हम पेपर के लिए जैसे लॉ भी आपने बताया लॉ और एक्सप्लेनेशन और डिसीजन इस तरह से होगा कि लॉ लिखना आपकी समझ के लिए आपकी वर्डिंग आपकी उसमें होगी, क्योंकि वो आपको बेनिफिट दे रहा होगा। वो चीज सिर्फ आपके लिए है, ऐसे मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं होगा वो समरी देखकर। लेकिन आप सोचो ना आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा कि सर 18 चैप्टर्स की लिखी हुई समरी हमारी अपनी। जी ऑनलाइन वालों कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग? मैं आप लोगों को ना पिछली अटेम्प्ट का पास्ट पेपर भिजवा रहा हूँ, ठीक है? आप देखें, आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है ना। वजह क्या है? आपके सामने पास्ट पेपर रखा हुआ है। अगर आप अभी एग्जाम में बैठे होते तो आप होते ना टेंशन में। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 15 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज आते हैं। मैंने आपसे कहा कि रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसमें ये कहीं पे भी नहीं है कि हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा या हर एमसीक्यूज 2 नंबर का होगा। 1.5 मार्क्स का भी हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है। एग्जामिनर का दिल चाहे तो 0.5 का भी दे दे, ठीक है? 2 नंबर का एमसीक्यूज भी होता है। तो ये आपके पहले 3 पेजेस के ऊपर एमसीक्यूज हैं। अब आप एग्जाम में अगर बैठे हो और आपके सामने 1, 2, 3 और दे पर्चे भी नहीं पलट रहे, टोटल ये 6 पेजेस आपके सामने आ जाएं, आपको क्या होगा? अजीब सी सिचुएशन नहीं हो रही होगी? तो आपको पहली क्लास में ये 6 पेजेस दिखाने का मतलब क्या है कि आपको ये तो पता लग जाए कि एग्जामिनर जो है वो आपसे बिजनेस लॉ का पेपर 6, 7, 8 पेजेस से कम का नहीं होगा। आप जब हाथ में लेंगे ना तो आपको वजन फील होगा। बोलो दादा पेपर तो है, मज़ा तो आने वाला है। तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। द रीजन बीइंग आपको पहले से पता, आप प्रिपेयर्ड हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो पेज 1, 2 और 3 इसको हटा दें, क्योंकि एमसीक्यूज अभी आपको पता ही नहीं कुछ चल क्या रहा है जिंदगी में आपकी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
और जरा देखिएगा इनमें कितने कितने पार्ट्स पूछ रहा है, क्या कर रहा है, आप जरा देखते रहिएगा ताकि आपको ये पता लगे कि यार मेरी वाली बात सही हो रही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ ग्रिड सिस्टम बता दूं एग्जामिनर का, कि एग्जामिनर का एक ग्रिड सिस्टम है क्या, एग्जामिनर कितने कितने मार्क्स की आपसे चीजें एग्जामिन करना चाहता है। 4 ग्रिड है हमारे पास, A, B, C और D, ये 4 ग्रिड है। यहां से आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम, इससे एग्जामिनर तकरीबन 5 to 8 मार्क्स का पूछता है। अच्छा, ये जो ग्रिड सिस्टम है ना, एग्जामिनर इसी पे ही चलता है, इसी पे ही चलता है। बहुत रेयर केसेस ऐसा होता है कि इससे कम या इससे ज्यादा पे जाए। ठीक है, ये आपका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परफॉर्मेंस, और ये आपका अदर बिजनेस लॉ। ये इस तरह से आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। ये तकरीबन आपका कोई मेरे ख्याल से 25 से 35 नंबर के बीच में पूछता है। ये कुछ 35 से 45 इस तरह से है कोई ग्रिड, और ये है आपका कमोबेश कोई 25 से 30 नंबर की ग्रिड। इस तरह इन बिटवीन रहते हुए एग्जामिनर आपसे पूछता है। एग्जामिनर ने किया क्या, पिछली बार एक सेटबैक किया एग्जामिनर ने। जो टीचर्स ने बताया था कि ये चैप्टर से रट्टे मार के जाना, मैंने भी, हर टीचर ने इससे रट्टे मार के जाना, इससे रटा रटाया पेपर आएगा ही आएगा, वो ये था। एग्जामिनर ने यहां से क्या किया, 10 नंबर का पूछा सिर्फ। बस ये बच्चे के लिए एक थोड़ा सा घबराने वाली चीज थी, और कोई ऐसी चीज नहीं थी पिछली अटेम्प्ट में जिससे बच्चा हिला हो। यहां जो रटी रटाई जो चीजें जो थी ना, उसमें से एग्जामिनर ने आपसे सिर्फ 10 नंबर का पूछा, जबकि वी एक्सपेक्ट के ये 22 नंबर तक का पूछेगा। तो वो जो 12 नंबर जो उसने शॉर्ट किए, वो इसने ऊपर घुमा दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट में। आई बात समझ? अब जरा देखते हैं सर हमारे पास। अच्छा, इसका ना एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कि 25 से 35 है, 35 से 45 है। ये जब हम देखेंगे तो हम उस वक्त आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम एंड एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। क्या मैं ये कह सकता हूं ये पहली ग्रेड से कुछ पूछना चाह रहा है? आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। इसी में रहते हुए पूछा। एमसीक्यूज अलग हैं, उसमें शायद एक आधे नंबर का हो, एमसीक्यूज अलग हैं। इसका मतलब एग्जामिनर का ये हिसाब रहा है कि वो इसके अंदर रहते हुए ही पूछता है, इससे बाहर नहीं जाता। ठीक, तो अब ये पता है क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि सर लीगल सिस्टम है क्या, लॉ बनता कैसे है, और लॉ हमारे पास आया कहां कहां से है। सोर्सेज मतलब कौन कौन से जराए से कानून बनता है और कौन कौन से जराए से बन के हमारे पास आता है। जैसे पार्लियामेंट के थ्रू आता है, हमारे आपस के एग्रीमेंट्स के थ्रू आता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 5 नंबर मुफ्त के 5 नंबर थे, मुफ्त के, लिटरली मुफ्त। आप जब पढ़ेंगे ना तो अभी आपको अंदाजा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं मुफ्त के। अब सर ये जितनी बातें ऊपर लिखी हुई है ना क्वेश्चन नंबर 3 के ए में, सर ये आपको पता ही लगेंगी। पहले हम एक काम करते हैं, पढ़ते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड गाइडेंस टू वसीम
कंसर्निंग हिज राइट्स एंड लिमिटेशंस पर्टेनिंग टू जीटी। जीटी क्या है? ऊपर लिखा है ग्रेनाइट टाइल्स। पूछना क्या चाह रहा है? अगर आप इसको तरीके से पढ़ें, रिक्वायरमेंट को रीड करें, इसका मतलब कि सर पार्टनरशिप के अंदर रहते हुए सोचना है और पार्टनरशिप के अंदर रहते हुए बात करनी है। यानी इसने आपको लॉ बता दिया है यहां पर कि पार्टनरशिप के अंडर में रहते हुए बात करना। प्रोवाइड गाइडेंस टू वसीम, गाइडेंस देनी है वसीम को। ऊपर जो कुछ मसले मसाइल हुए होंगे उससे रिलेटेड हम गाइडेंस देंगे। कंसर्निंग हिज राइट्स, किसके राइट्स? वसीम के राइट्स। इसका मतलब वसीम क्या है? ऊपर कोई पार्टनर होगा, कुछ होगा। हाँ, हिज माइनर सन वसीम वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर का बेटा आया है तो उसके पास राइट्स क्या हैं? उसके क्या राइट्स होंगे? जो ऐसा पार्टनर आ रहा है उस बच्चे के राइट्स बताने हमने। अभी तो आपको नहीं पता, पता लगेगा तो आप क्या बोलेंगे? पेन का है, मैं लिखूं क्या? सुनो, पहली चीज। दूसरा, एंड लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब सर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं जो वो नहीं कर सकता? क्या? क्या हो रहा है? इचिंग हो रही है? हाँ, तो बैठना है ना। तो ये क्या डॉक्टर है, इसको भी बता रहे थे? अच्छा, चलो। अब तो हमें ये बात पता लग गई, तो सर हमें रिक्वायरमेंट रीड करके ना चीजें और आसान हो जाएंगी हमारे लिए। रिक्वायरमेंट हमें पता लग जानी चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 8 मार्क्स का। Under the Partnership Act 1932 state the course of action that Wasim should take to become GT's partner. कौन से एक्शंस करेगा? देखो, अभी वो बच्चा पार्टनर है नहीं, उसका बाप पार्टनर है और उसका बाप उस बच्चे को पार्टनरशिप में लेके आना चाहता है। तो उसको कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे उसके बच्चे को कि उसका बच्चा पार्टनर बन जाए? नहीं समझे? रीड करो, फिर से रीड करो। हुआ क्या? स्टेट द कोर्स ऑफ एक्शन। क्या एक्शन करेगा, क्या प्रोसीजर करेगा? कौन? वो बच्चा वसीम शुड टेक टू बिकम जीटी's पार्टनर, ताकि वो क्या हो सके? जीटी का पार्टनर बनने के लिए उसको क्या कुछ करना पड़ेगा? अगर आपको थोड़ा सा भी प्रोसीजर पता हो कि सर उसको 6 महीने के अंदर एक नोटिस देना होगा, उसमें इसको बताना होगा कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूं, अगर उसने ये बातें बता दी तो सर ये एक चीज क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन एक पूरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें। इसके बाद ऑल्सो एडवाइज वसीम अबाउट हिज, कि वसीम की ड्यूटीज क्या होंगी, उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी लाइबिलिटीज क्या होंगी कंसर्निंग जीटी आफ्टर बिकमिंग अ पार्टनर। सर इसकी ड्यूटीज राइट्स, देखो पहले भी ऊपर इसने क्या पूछा था? ड्यूटीज पूछी थी ना, राइट्स पूछे थे, फिर से राइट्स पूछ रहा है। दोनों में फर्क पता लग रहा है? एक वर्ड इसने यूज किया, अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, आफ्टर का। पहले वो पार्टनर नहीं बना था, अब कह रहा है कि पार्टनर बनने के बाद उसकी क्या राइट्स होंगे। भाई एक बंदा आपके घर का मेंबर नहीं है तो उसकी ड्यूटीज डिफरेंट होंगी। अब वो आपके घर का मेंबर बन गया, अब उसकी ड्यूटीज डिफरेंट होंगी। पहले वो आपके घर का मेंबर नहीं था, सर उसके राइट्स डिफरेंट थे, अब वो आपके घर का मेंबर बन गया, अब उसके राइट्स डिफरेंट हैं। तो बोल रहे हैं अगर एक बंदा, वो वसीम जो कि बच्चा था, अगर वो पार्टनर बन गया तो अब उसकी ड्यूटीज, उसके राइट्स, सारी चीजें क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। लेकिन पहले हमने कब की बतानी थी? पार्टनर बनने से पहले की। और अब हम कब की बता रहे हैं? पार्टनर बनने के बाद की। बातें कुछ समझ आ रही हैं? आपको लग रहा है ना सर खाली कानून बता दो बस मैं लिख लूंगा? क्या सुनो, आपको नहीं लग रहा यार बहुत ही आसान? ऐसा आपको सारे पेपर रीड करके लगेगा लॉ के। तो सर मतलब आज से ही जाऊं, फिर आराम करूं?
आराम नहीं, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए आसान हो सकता है अगर आपने तरीके से क्लास ली तो। हमारे लेक्चर्स, अस्सलामुअलैकुम सुहेब भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छे लग रहे हैं पढ़ाते हुए। थैंक यू सुहेब भाई। यार अच्छा, ये खास तौर पे बुलाया नहीं गया, ये हमारी पिछली अटेम्प्ट का स्टूडेंट है। सुहेब भाई बैठें ज़रा, ये चेयर लाएं, मैं आपसे कुछ सवालात पूछता हूँ ज़रा। ये वाली लेकर आए आप यार, आप। ओहो अस्सलामुअलैकुम, आए, आ जाओ, कुछ सवालात पूछते हैं बच्चों को ना, नए कुछ पता लग जाएगा ना। आ जाएं भाई, आ जाएं। है दोनों। अब तो आप लोग पढ़ा सकते हैं ना, मुझे कौन बोल रहा था मेरिट आ रहा है, ये आ रहा है, गोल्ड मेडल आ रहा है। मैंने आपको बोला था वो दूर से आ रहा है काफी। अच्छा यार, कुछ सवालात हैं। ये हमारे पिछली अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह बहुत ही होनहार किस्म के स्टूडेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह ये सबके सब पास हैं इंशाल्लाह, आई एम डेम श्योर। ठीक है, तो इनसे कुछ सवालात हैं कि डेली क्लासेस लेना कितना इंपॉर्टेंट है सुहेब? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मतलब ये बात आपको कब पता लगती है? जब आपके कुछ लेक्चर्स पेंडिंग पे चले आते हैं तब आपको पता लगती है, पहले आपको उस वक्त नहीं पता लगती, बाद में पता लगती है बात है। जब आप पेपर के लिए पढ़ने बैठते हो ना, फिर आपको समझ आती है, क्योंकि जब आप बुक पढ़ रहे होते हो ना, जो क्लास में जो एग्जांपल्स दे रहे होते हैं सर, वो सारी आपको रिकॉल हो रही होती हैं। तो एग्जांपल्स वो बड़ी वाइटल चीज है। कॉन्सेप्ट कोई भी समझने के लिए ना, वो एग्जांपल बड़ा जरूरी है। तो जब आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हो, फिर आप घर पे बैठ के अगर बुक रीडिंग कर रहे हो सिर्फ, तो आपको सारी एग्जांपल्स याद आ जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और फिर आप लिखने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। अलबान, क्लास में बुक रीडिंग का कितना बेनिफिट होता था हमें, जो हम एक एक चीज रीड करने की कोशिश करते थे और हमें लगता था सर हम थक गए हैं, सर पक गए हैं, सर क्या कर रहे हो, सर जाने दो हमें। इसका क्या बेनिफिट क्या था? इसका बेनिफिट ये था कि जब आप आखिरी के मंथ में पढ़ने बैठते हो ना, तो इट्स लाइक कि आपको बुक रेडी हुई है। अब अगर कोई आपसे बोलेगा ना यार ये चीज कहाँ लिखी हुई है, आपको ये भी याद होगा कि बुक के कौन से पेज में कौन सी लाइन में वो चीज लिखी हुई है। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि आप जब पेपर लिखने बैठते हो ना, जैसे हमारा इस दफा पेपर आया था, वो 90% थ्योरी का पेपर था, उसमें आपको सिर्फ रिप्रोड्यूस करनी थी थ्योरी। तो उसके लिए वो बेस्ट चीज है, क्योंकि आपके अगर जहन में होगा ना कि बुक में क्या लिखा हुआ था, तो आईके वाला तो वही वर्डिंग मांगता है जो बिल्कुल, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो रबीत भाई ये बताएं, वो जो आपने जो समरीज जो बनानी होती थी, उसका क्या कोई बेनिफिट होता था, या बस वो सिर्फ स्टार्ट में हमें लगता था यार क्या ये चीजें करने की थी? सर जब एंड के दिन आए थे ना, आखिरी 3 से 4 दिन, तो उसमें से हमने समरीज रिकॉल किया और फिर पास पेपर टाइम, समरी रिकॉल और पास पेपर टाइम, सिर्फ एंड में यही किया। क्योंकि फिर पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता, फिर आप सोचते हो मैं पूरी बुक पढ़ने बैठूँ, मेरे 2 दिन चले जाएंगे, पास पेपर टाइम। क्योंकि एंड में अगर आप पास पेपर टाइम करके नहीं जाओगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि आईकेप किससे क्या सवाल पूछता है। और फिर ये होता है कि सर हर चैप्टर के एंड में पास पेपर्स के टॉपिकल्स होते हैं, जो भी टॉपिकल था पास पेपर साल के शुरू में हर चैप्टर के साथ कवर कर लोगे, एंड में आपने करनी 8 ही। जब मिक्स होके आता है ना, तो उसमें मसला था कि एक चैप्टर 2-3 कॉन्सेप्ट्स एक ही सवाल में लगे, तो वो किस तरीके से आप टैकल करोगे। पास्ट पेपर्स का क्या बेनिफिट होता है? जो हम क्लास में बैठ के जितने पास्ट पेपर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे क्या बेनिफिट हुआ था हमें? बेसिकली हमें पता चल जाता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, एंड वंस वी नो हाउ द क्वेश्चंस कम, तो ऑब्वियसली हमें आंसर करने में ज्यादा इजी रहता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो पहली क्लास में जो ये पास्ट पेपर देखने का जो रुझान है, ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है? कि मतलब ये तुम्हारे वाला ही पेपर है, हाँ ये है ना, ये लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स का क्या आया हुआ था, कॉपी पेस्ट क्या था, सीम्स लॉजिकल क्या था, लॉजिकल कितना था, ये लिखा हुआ है पूरा तुम्हारे लास्ट पास। लॉजिकल सबसे ज्यादा आया, सीम्स लॉजिकल, ये देख रहे हो? इनको ये बात समझ आ गई थी, जबकि एग्जाम में बैठे हुए स्टूडेंट को ये नहीं पता लगता कि कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा। हर बच्चे ये समझते हैं एग्जामिनर कहीं मतलब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर थे कि भाई इतना आसान भी हो सकता है। ये था पूरा आपका फॉर्मेट पेपर का। अच्छा, ये जो पहली क्लास में जो पास्ट पेपर देखना, एक साथ 7-8 पेजेस देख लेना, इससे क्या कोई मेंटली तौर पे कोई आपको आसानी होती है या नहीं होती? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि यार चलना, ये तो पेपर ही आसान है, मैं तो देख ही लूंगा, कोई टेंशन ही नहीं, वो आज ही फंस जाएगा, वो आज ही फंस जाएगा वो बच्चा।
तो एनी गाइडलाइन, कोई अगर आप लोगों में से कोई गाइडलाइन देना चाहे जी। क्लासेस रेगुलर लो, सही है। क्लासेस चैप्टर के एंड में पास पेपर्स करो। ये अगर आप इसमें बोल देना तो ये ऑनलाइन वालों को भी पता लग जाएगा, वो आते नहीं है ना, इनको पता होगा। भाई ये अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, ये मेरे खरीदे हुए लोग नहीं है ना, मेरे बुलाए हुए लोग हैं। सर चाहे ये यहाँ बाहर इत्तेफाक से आए और ये अंदर आए। बस यार एंड में क्या कहते हैं, हर क्लास, एक तो रेगुलर क्लास अटेंड करो, अगर कोई लेक्चर मिस हो भी जाता है तो उसी दिन या अगले दिन कंप्लीट करो उस लेक्चर को। हर चैप्टर के एंड में उसके पास पेपर्स कर लो, उसकी समरी बना लो। यकीन करो एंड में तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मेरे पास अब पढ़ने के लिए बचा क्या है। तुम पूरे रेडी हो गए पेपर के लिए। और बस हर काम रेगुलर करते रहो। 1 महीने पहले तुम्हें ऐसा फील आ जाएगा कि यार तुम्हारा लॉ का पेपर पास है। और हाँ, मॉक्स और मिड ज़रूर अटैम्प्ट करना, उसके बहुत उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू सर। और कोई चीज़ जो आप लोग गाइड करना चाहें इन बच्चों को? सर आप हैं, हमें हमारी क्या नहीं ना यार, बच्चे हैं ना, देखो इन्होंने आपको एक्सपीरियंस होते हुए देखा है कि यार आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ, आपने मतलब ऐसा क्या किया, आपको पेपर में कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा था, क्या बूस्ट आ रहा था। पहली क्लास में एडवाइस दे रहे हैं सर, उस पर अमल कर लो, अगले 4-5 महीने के लिए पेपर निकल जाएगा। और टाइम पे आना है, अब बैठना कैसे है ये अभी बताया नहीं है, आप देख रहे भाई हैं। आप टांग पर टांग ये ऐसे नहीं बैठना भाई, ये नहीं छोड़ते भाई। और ये मुझे यूं करना, ये कैसा है? ये मुझे काट दे भाई कब से घुमा रहे हैं, कब भाई, से घुमा रहे हैं? मैंने पता नहीं अभी बढ़ाइए वापस लॉ का, अभी कोर्स खत्म होने के बाद मैंने काट दी थी 4 महीने। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हो गया फिर। चले भाई, विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहें, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। ओके, वेयर इज सुबह? ओके, तो अभी कौन से पेपर्स दे रहे हैं आप लोग? सब मैं कंप्लीट खत्म? नहीं दे रहा, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं दे रहा। मेरा इंतजार करोगे? चलो भाई, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आपको पता लगा कि कितना इम्पोर्टेंट है डेली क्लास में आना? और इनमें से जो लेट आते थे ना, वो चुपचाप यहाँ पे खड़े रह जाएंगे। अंदर खुद से आने की इजाज़त नहीं है कि मतलब हम कभी भी आए, इंटर हो गए, और आपकी शक्ल पे एक नदामत होनी चाहिए। तो मोहब्बत, वो अपनाइयत, वो टीचर को इतने सारे स्टूडेंट्स में भी आपका नाम याद रखवाती है। ठीक है, एनीवेज, तो इत्तेफाक से ये लोग आ गए, हमारा टाइम लग गया। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें ये पता लग रहा है सर पेपर आसान होता है सर। आप देख रहे हैं, इनको ये पता था कि सर सीम्स लॉजिकल ज्यादा आया है इस बार, सबसे ज्यादा है। गिरा मैंने लिखा हुआ है, इट मीन्स क्लासेस डेली अटेंड करना तकरीबन 100 आवर्स में मैं करवाऊंगा। ऑलमोस्ट 100 से 95, 90 इतने आवर्स में मैं ख़त्म करवा रहा हूँ। आप ये समझें, हर क्लास में आपको तकरीबन कोई 1 से 2 नंबर्स बताए जा रहे हैं। हर क्लास में आपके 2 नंबर्स छुपे हुए हैं। तो अगर आपने फर्ज कर लें 50 घंटों की क्लास अटेंड की है, तो आपको कितने नंबर्स मिल रहे हैं? 50। और अगर आपने 70 घंटों की क्लास अटेंड की है, आप 70 मार्क्स क्या कर रहे हैं? ग्रैब कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो कोशिश आपने ये करनी है, सर मैं पेट्रोल बचा लूँ सर, 331 का हो गया सर, मैं डेली नहीं आऊँ सर, मैं लेट आऊँ सर, मैं कैफेटेरिया बहुत भूख लगती है सर, मुझे चाय नहीं पीता, मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मुझे ये सब करना होता है सर। बाद में करना, कोई टेंशन ही नहीं है, सारी चीज़ें बाद में हो जाएंगी। हम टाइम के बाद थोड़ी होंगे यार। फ़ायदा उठाना है इस वक्त का। बहुत मुश्किलों से आप यहाँ पे हैं, इस क्वालिफिकेशन के अंदर हैं, और इसका फ़ायदा उठा के एंड करते हैं अर्ली। असल मज़ा क्या है? आप कितना अर्ली क्वालिफाई करते हैं, ये मज़ा है।
भाई जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कराची का यंगेस्ट प्रिंसिपल किसी भी कॉलेज का, 7 years बैक आप जाएं, कितना यंग होगा बंदा। तो आप ये सोचें कि यार उस वक्त जो टोर होगी, ये अगर मैं 45 साल की एज में बन जाता तो क्या फ़र्क पड़ता? कोई नहीं। लेकिन वो मज़ा नहीं आता, वो बात नहीं आती, वो अंदर वो एक जो खुशी होती है ना इंटरनल, वो नहीं आ सकती। तो इंटरनल खुशी आपकी अर्ली चीज़ों को अचीव करने में है, बाद में तो दुनिया कर लेती है। तो आप वो लोग हो कि सर हम सबसे अर्ली अचीव कर लेंगे। तो आज अगर आप लॉ की क्लास में बैठे हैं तो आप ये सोच के बैठे हैं कि सर मैं पास हो चुका हूँ, मैंने बस सिर्फ 6 महीनों के बाद जो वहाँ जाना है वो अपना सिर्फ स्टेटस अपग्रेड करवाने के लिए जाना है कि भाई ये ऊपर का टिक कर दो, ऊपर वाला हो गया मेरा, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं। बस मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आप मेहनत के लिए रेडी हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब क्या बोल रहा है? मैं ये सवाल कहां से पूछ रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछ रहा हूं। 1872 एडवाइज हाउ द कंपनसेशन पेबल वुड बी डिटरमाइंड इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। सर कितनी कंपनसेशन करनी है, इसकी बात कर रहा है। अब कंपनसेशन के बारे में आपको पता ही नहीं, डैमेजेस के बारे में आपको पता ही नहीं, रेमेडीज के बारे में आपको पता ही नहीं। जब पता लगेगा तब ये बातें समझ आ जाएंगी कि सर ऊपर वाली जो 2 सिचुएशन दी हुई है वो दोनों सिचुएशन में हम किस तरीके से कॉम्पनसेट करेंगे। अच्छा जी, नंबर बी, 4B, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू फातिमा। डू यू नो व्हाट इज रेमेडीज मींस? सॉल्यूशंस। कौन कौन से डैमेजेस रेमेडीज अवेलेबल हैं? सर फातिमा क्या इनसे पेनल्टी ले सकती है? क्या फातिमा इनसे जो है वो डैमेजेस रिसीव कर सकती है? फातिमा इनसे कितने पैसे रिसीव कर सकती है? क्या फातिमा इनसे वही परफॉर्मेंस करवा सकती है जिसका इन्होंने वादा किया होगा? नहीं समझे? समझो। फर्ज करें एक बंदा है, वो आपसे कहता है कि मैं आपके लिए कब बस ये खत्म करवा रहा हूँ। क्यों 2 मिनट के? हाँ बस 4-5-7 मिनट में। अच्छा अब जरा समझो ना यार बात। अब जरा अगर आप यहाँ पे देखें तो सर मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि एक है मिस्टर ए, और मिस्टर ए कहता है किसी शख्स से कि यार मेरे पास एक क्लब है और उस क्लब में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, मिस्टर ए आपसे कहता है कि वहाँ क्लब में मैं जिम इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। अब आपने वहाँ पे फी पे कर दी, सब कुछ कर दिया। अब वो जिम इंस्ट्रक्टर से आपकी बड़ी अच्छी बन गया। अब वो जिम इंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है? यार मैं एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, मैं इस जिम को छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप क्या कह रहे हैं? वो जिम इंस्ट्रक्टर से आप क्या 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 कह सकते हैं? ट्रेनिंग तो तुम ही करवाओगे, अगर ट्रेनिंग नहीं करवा रहे तो हमें उसके बदले में पैसे दो, जो हमारा नुकसान हुआ है। जितने दिन मैं आया हूँ घर से यहाँ तक तुम्हारे चक्कर में और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जितनी मैंने यहाँ पे फीस पे की है वो तमाम डैमेजेस तुम मुझे पे कर दो। एक तो ये है। दूसरा, तुम कहीं पर भी जाओ ट्रेनिंग तो तुम ही करवाओगे, ये भी तो डैमेजेस हैं। हमें तो वही परफॉर्मेंस चाहिए जो तुमने कमिटमेंट किया है, जो तुमने वादा किया है। तो कोई भी डैमेजेस हो सकते हैं, हमें पता नहीं ऊपर किस चीज के बारे में बात हो रही है। जब पता लगेगा तब इंशाल्लाह हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो सर 5 के A1 में, अब आप देख रहे हैं 5 का A1, 5 का A2, फिर 5 का B, कितने पार्ट्स हैं? समझ आ रहे हैं कि एग्जामिनर आपसे इतने इतने पार्ट्स पूछता है। 5 के अगर आप 1 में देखें, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एडवाइज दानियाल अबाउट द टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी फॉर आरपीज ऑर्डर। टाइम एंड प्लेस, देखो किसी भी ऑर्डर के अंदर या तो टाइम डिसाइड होगा या प्लेस डिसाइड होगी। किसी भी ऑर्डर में या टाइम या प्लेस डिसाइड नहीं होगी। अगर टाइम और प्लेस डिसाइड है, किस टाइम पर कितने बजे किस दिन
आप हमें किस जगह पर ये चीज डिलीवर करेंगे। अगर डिसाइडेड है तो वहीं पर डिलीवर करनी है, और अगर डिसाइडेड नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर, बिजनेस आवर्स के अंदर आपने वो चीज डिलीवर करनी होगी। यस और नो? भाई फर्ज करें मैं कहने से कहूं, आपने मुझसे कहा था स्टेशनरी पहुंचा देना। अब मैं कहने को स्टेशनरी कब पहुंचाऊं? सर रात को 2 बजे कि मैं आ गया हूं स्टेशनरी लेके। क्या बोलेंगे, पागल है क्या तू? मैं इनको स्टेशनरी कब पहुंचाऊं? सर विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स। यूजुअल बिजनेस आवर्स क्या है? 8 बजे तक खुला होगा, 7 बजे तक खुला होगा। सर उसके अंडर में पहुंचाओ। यस और नो? तो इसका मतलब अगर कोई चीज डिसाइडेड नहीं भी है तो भाई अकल तो थी ना, अकल का अंदर तो नहीं है। यस और नो? तुम्हारे अंदर अकल है तो तुम्हें उस अकल के हिसाब से काम करना चाहिए था। सर तो एक काम करते हैं, हमारे यूजुअल बिजनेस आवर जो हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होते हैं। तो सर मंडे को ईद है तो भी मंडे को प्रोवाइड करूं या नहीं करूं? नहीं करूंगा यार। गॉट माय पॉइंट? हालांकि डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी अकल क्या कह रही है? तो गॉट माय पॉइंट? तो यहां पे वो क्या कह रहा है कि एडवाइस दानियाल को एडवाइस करो अबाउट टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ आरपीज ऑर्डर, कि किस टाइम पे और किस प्लेस पे डिलीवर करोगे। इसके बाद under the contract 18 identify the conditions that Daniel must fulfill to make a valid delivery offer। सर उसको क्या करना है? कंडीशंस बतानी है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे must fulfill to make a valid delivery offer, कि उसने एक ऑफर जो करनी है उसके बारे में बात करें। ऊपर पूरी सिचुएशन दी हुई होगी। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट 1872 हम 5 के बी पे हैं। आइडेंटिफाई द पॉसिबल सिचुएशन इन विच द ऑफर वुड बी रिवोक्ड। रिवोक्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। देखो ये वर्ड्स लिख लो, आपको काम आएंगे बार बार। रिवोक्ड का मतलब क्या है? खत्म हो जाना। टर्मिनेट का मतलब क्या है? खत्म हो जाना। सर क्या खत्म हो जाना? ऑफर का। मैं अगर किसी बंदे को ऑफर कर रहा हूं तो सर वो ऑफर खत्म भी तो होती होगी या नहीं खत्म होती होगी? बिल्कुल होती होगी। ऑफर खत्म होती होगी। सर ऑफर जिंदगी भर के लिए नहीं है। ऑफर जिंदगी भर के लिए नहीं है, हो सकता है खत्म भी हो जाए। यार मैंने आपको ऑफर की, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं कैंसिल कर दूं। हाँ कर दो। इसका मतलब कुछ सिचुएशंस होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, उनके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का है, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस वेदर मलिक कैन रिकवर हिज ड्यूज फ्रॉम आबिद। ऊपर कोई सिचुएशन होगी उसमें ये पूछ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर आपके लिए आपको पास फेल नहीं करना चाहता, आपको पास करना चाहता है, आपको हर बात बताता है। और मजे की बात, आपको इसके बाद एग्जामिनर्स कमेंट्स भी देता है, आपको सॉल्यूशंस भी देता है, आपको अपने पास पेपर्स भी देता है। क्यों दे रहा है? आपकी अम्मा आपको खाना बना के देती है, पानी भी दे रही है, सारी आपकी ज़रूरियात का ख्याल रख रही है। क्यों? ताकि तुम मरो ना। यस और नो? तो एग्जामिनर आपको पास पेपर दे देता है, चाहे तो छुपा ले, बोला नहीं दिखाऊंगा ही नहीं, दिखाऊंगा नहीं, उन्हीं को दिखाऊंगा जो खाली देकर आए पेपर, इसके अलावा कोई नहीं देखेगा। आपको पास पेपर देता है, आपको पास पेपर के सॉल्यूशंस देता है, और आपको कमेंट्स देता है। एग्जामिनर कमेंट्स बता रहा होता है अपने कि बच्चों ने कहां कहां पर गलतियां की। छुपाया क्या? कुछ नहीं। क्यों नहीं छुपा रहे? हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, हम तुम्हें फेल नहीं करना चाहते हैं, हम तुमसे माँ की तरह मोहब्बत करते हैं। एग्जामिनर है। अबे हाँ, फेल करना होता तो कभी ये सारी चीजें देता ही ना आपको। नहीं करना उसने आपको फेल। वो आपका हमदर्द, आपका साथी है। हर एग्जामिनर आपका ख्याल करता है। बात समझ आ रही है कुछ? इसका मतलब एग्जामिनर फेल नहीं करना चाहता। हम एग्जामिनर्स कमेंट्स रीड करेंगे, मैं आपको एग्जामिनर्स कमेंट्स दिखाऊंगा। अभी तो इसके एग्जामिनर्स कमेंट्स नहीं आए, जब वो रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद एग्जामिनर्स कमेंट्स आएंगे जी। तो वो चेक करते हैं ना एग्जामिनर। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो बताएगा कितने % बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गलतियां की हैं। मेजर हाईलाइटेड गलतियां बता देगा। 60% लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। 22% लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर सके। और इनको मसला क्या हुआ?
बताएगा? हाँ बताओ ना यार, एक एक सवाल के ऊपर तुम्हें डिस्कशन करके बता रहा है। ऐसे अगर पास्ट के इतने सारे पेपर्स आए हैं, सबके ऊपर डिस्कशन हुई हुई है, तो आप एग्जामिनर्स कमेंट्स रीड करेंगे। ये सिर्फ बिजनेस लॉ के लिए नहीं बता रहा, ये हर पेपर के लिए बता रहा हूँ। आपने इससे पहले एग्जामिनर्स कमेंट रीड किए हैं कभी? कॉस्टिंग के पेपर पे किए थे सर दला के साथ। कॉस्टिंग के पेपर किए थे, उसमें पता चला था कि मतलब केएनएस आपको रीड करवाता है किसी ना किसी तरीके से एग्जामिनर्स कमेंट्स। एग्जामिनर्स कमेंट्स रीड करने लाजमी है, आप ये समझ लें। मैं आपको रीड करवाऊंगा कुछ पेपर्स के, कि एग्जामिनर्स के आपको अप्रोच तो पता लगे, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 explain the circumstances under which an individual entitled to share of up to 50% of the annual profit of the partnership firm would still not be recognized as a partner within that firm. सवाल समझे? एक बंदा है, उसके साथ हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा हमारा पार्टनर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। एक्सेप्शंस बताऊंगा, एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा कि सर कुछ लोगों के साथ हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे पार्टनर नहीं होंगे। एक एग्जांपल दूं, सिर्फ एक। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप पैसा रखवाते हैं, बैंक आपको आपके पैसों पर प्रॉफिट दे रहा होता है, इंटरेस्ट देता है। वो इंटरेस्ट देता कहां से है? अपने प्रॉफिट में से। तो क्या बैंक अगर अपने प्रॉफिट में से मुझे अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो क्या मैं बैंक का पार्टनर बन गया? नहीं। इसका मतलब कि हर कोई जो अपना प्रॉफिट मेरे साथ शेयर कर रहा है, मैं उसका पार्टनर नहीं हूं। यस और नो? एक और एग्जांपल दूं, एम्प्लॉय को सैलरी अपने प्रॉफिट में से देता होगा, तो क्या वो एम्प्लॉयर का पार्टनर बन गया? नहीं। इसका मतलब प्रॉफिट शेयर करना जरूरी नहीं है कि वो शख्स हमारा पार्टनर हो। हम उसके एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अभी हम सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं कि सर एग्जामिनर कैसे कैसे सवालात करता है हमसे या करना चाहता है हमसे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 का ए लास्ट वाली लाइन देखिएगा। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है 1872 इवैल्यूएट एसएफ्स पोजीशन एंड डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू एसएफ। सर ये रेमेडीज पूछना चाह रहा है, क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं एसएफ के पास, और एसएफ की पोजीशन क्या है एक्चुअली इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। इसके बाद नंबर बी, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है 1872 इवैल्यूएट बीडीज पोजीशन एंड डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू बीडी, कि बीडी की पोजीशन क्या है और इसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, आपको याद है मैंने आपसे कहा था 10 नंबर का पूछा है एक ग्रिड में से, हाँ या ना? ये पूरा एक साथ 10 नंबर का इसने पूछ लिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार सर हमने ये तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो रट्टा मारा ही नहीं। जब बोल के भेजा था कि इसी को रट्टा मारना है इस बात को, तो क्यों नहीं मारा? ठीक है। इसके बाद अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 स्टेट द 4 पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर। पावर्स, आर्बिट्रेटर की 4 पावर्स आपको बतानी है। ये आर्बिट्रेटर क्या है? एक्चुअली एक किस्म का न्यूट्रल जज होता है, आप ये समझ लें, एक किस्म का न्यूट्रल बंदा होता है। जब भी कभी दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट होती है तो उन डिस्प्यूट्स को जो हल करवाता है वो आर्बिट्रेटर होता है। ठीक है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सिंपल सी बात पूछी है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है एडवाइज बाबर हाउ द चेक सेंड बाय जुनैद शुड बी अप्लाइड टू फरूक आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस हैं, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट वहां से है। इसके बाद इसका बी देखें, 4 डिफरेंसेस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। रटा है स्ट्रेट अवे सवाल। सर्कमस्टेंसेस इन विच एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग। जैसे कि मैंने अगर आपको लैपटॉप दिया तो उसके बदले में मैंने आपसे क्या लिया होगा? पैसे। तो जो चीज आपको मिल रही है वो आपके लिए कंसिडरेशन, और जो चीज मुझे मिल रही है वो मेरे लिए कंसिडरेशन। नहीं समझे?
फर्ज करें मैंने आपको नोट्स दिए, इसके बदले में मैंने पैसे ले लिए, ये क्या है? कंसिडरेशन। आपको क्या मिल गए? मुझे क्या मिल गए? कहानी खत्म। खत्म। आपने मेरे घर में पेंट कर दिया, मैंने उसके बदले में आपको पढ़ा दिया, आपको क्या मिला? इल्म। मुझे क्या मिला? खूबसूरत, खूबसूरती, है ना? यस और नो? तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल गया। अच्छा जी, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर नेगोशिएबल, पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। लेकिन ये याद रख लो, ये पेपर जो आज आपको मुनासिब लग रहा है ना, आखिरी क्लास में इंशाल्लाह ये आप सॉल्व करेंगे यहीं पे बैठकर, यही पेपर। अब दूसरा दूंगा ना, अब इसको आपने देखना नहीं है, अब इसको आपने देखना नहीं है। आज के बाद ये पेपर, इससे पिछली अटेम्प्ट का पेपर, ये दोनों आपने जिंदगी में मैंने हटा दिया, आपकी बुक में है ही नहीं, आप भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आप खुद अब सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, समझ आ गया? से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस। इंशाल्लाह आप लोगों से अब मुलाकात होती है कल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सवाल पूछना हो तो आई एम अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं।